विवेचना में आज किस तरह भारत ने जीती थी 1971 की जंग। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1971 के बांग्लादेश अभियान की सबसे निराली बात थी कि भारतीय सेना के सामने पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा ही नहीं गया था। भारत की रणनीति थी कि पूर्वी पाकिस्तान की अधिकाधिक जमीन पर कब्जा कर वहां पर बांग्लादेश की सरकार स्थापित की जाए ताकि भारत आए 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों को वहां वापस भेजा जा सके। मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक मेजर जनरल के सिंह ने युद्ध की जो योजना बनाई थी उसके 3 बिंदु थे। श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं, योजना का पहला उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाहों चटगांव और खुलना पर कब्जा करना ताकि और पाकिस्तानी सैनिक वहां न उतर सके। दूसरा लक्ष्य था उन जगहों पर कब्जा करना जहां से पाकिस्तानी बल एक जगह से दूसरी जगह पर न आ जा सके। तीसरा उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना ताकि भारतीय सैनिक एक एक कर उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकें। ढाका पर कब्जा करने की बात सोची जरूर गई थी, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी मानकर छोड़ दिया गया था। यह मानकर चला जा रहा था कि इस पूरे अभियान में भारतीय सेना को 3 सप्ताह लगेंगे। सन 1965 के युद्ध में भारत का अनुभव था कि युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इस अभियान को और लंबा नहीं किया जा सकता था। जनरल जैकब का मानना था कि ढाका पर कब्जा करना भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए था। JFR जैकब अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखते हैं, लड़ाई से कुछ महीनों पहले मैंने पाकिस्तानी ठिकानों को बाईपास कर सीधे ढाका कूच करने की योजना को अंतिम रूप दिया था, लेकिन जब मानिक शाह और के सिंह पूर्वी कमान के मुख्यालय पर आए थे तो हमारे मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। जब के सिंह ने अपना प्लान सामने रखा तो मैंने कहा कि ढाका पूर्वी पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल हार्ट है। हम पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जे की बात ढाका पर कब्जा किए बिना नहीं सोच सकते। तब मानिक शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि आपको नहीं लगता कि अगर हम चटगांव और खुलना ले लेते हैं तो ढाका अपने आप गिर जाएगा। मैंने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने फिर दोहराया कि हमारा उद्देश्य ढाका पर कब्जा होना चाहिए। इस पर मानिक शाह ने कहा ढाका हमारी प्राथमिकता नहीं है, मैं इस पर कब्जा करने के लिए अतिरिक्त सैनिक भी नहीं दूंगा। इस पर जनरल अरोड़ा ने अपनी रजामंदी दिखाई थी। बाद में एयर चीफ मार्शल PC लाल ने अपनी आत्मकथा माई ईयर्स विद IAF में लिखा था, हम ये मानकर नहीं चल रहे थे कि हम पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह हराकर ढाका पर कब्जा कर पाएंगे। शुरू में लगा भी कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। भारतीय सेना ने जैसोर पर तो 7 दिसंबर को कब्जा कर लिया था, लेकिन खुलना पर उसका कब्जा ढाका में पाकिस्तानी सेना के हथियार डालने के बाद ही हो सका था। जब सगत सिंह के सैनिक बहुत तेज गति से ढाका के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, तब ढाका पर कब्जा करने की बात सोची गई। अर्जुन सुब्रमण्यम अपनी किताब इंडियाज वॉर्स 1947-1971 में लिखते हैं,
शुरू में इंदिरा गांधी ने सोचा था कि मुक्ति बाहिनी को जिस तरह की मदद और प्रशिक्षण भारत दे रहा था, वो अकेले ही अपने बूते पर पाकिस्तान की सेना को हरा पाने में सक्षम होगी। लेकिन उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि पाकिस्तान की सेना की निर्दयता बढ़ती चली जाएगी और भारत में आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब नवंबर आते आते भारत में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई और पूरी दुनिया ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, तो भारत के पास पाकिस्तान से पूर्वी सीमा पर युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस लड़ाई में पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र का जन्म हुआ। कई पाकिस्तानी युद्धबंदियों ने भी स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में अच्छा व्यवहार किया गया था। सेना मुख्यालय का आदेश था कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जिनीवा समझौते के अनुसार व्यवहार किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल टॉमस मैथ्यू याद करते हैं, आगरा में उनकी पैरा यूनिट को अपने बैरक खाली कर देने के बाद टेंट में रहना पड़ा ताकि पाकिस्तानी युद्धबंदियों को वहां रखा जा सके। इस आदेश के बावजूद कि पाकिस्तानी युद्धबंदियों से कम घुला मिला जाए, मैंने युद्धबंदी कैंप का निरीक्षण करने का फैसला किया। मैं हाथ में एक बेत लेकर अपने 2 सैनिकों के साथ कैंप में घुसा। मुझे देखकर अधिकतर पाकिस्तानी सैनिक अपनी पलंग के बगल में सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, लेकिन पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के कुछ सैनिक मुझे देखकर बैठे ही रहे। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो वो चुप रहे, लेकिन एक सैनिक ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं क्यों सावधान की मुद्रा में खड़ा हूं जब मुझे पता नहीं है कि मेरी पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में किस हाल में रह रहे हैं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं पता लगाकर उनकी जानकारी आपको दूंगा। मैंने उस सैनिक का विवरण लेकर दिल्ली में मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक को भेजा। कुछ दिनों बाद जब मैंने उस पाकिस्तानी सैनिक को बताया कि उसका परिवार सकुशल है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। इस लड़ाई में अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने अपने विवेक का इस्तेमाल न करते हुए अपने बॉस रिचर्ड निक्सन के साथ जाने का फैसला किया। जैसे जैसे संकट बढ़ा, निक्सन और किसिंजर दोनों इंदिरा गांधी की अमेरिका की बात न मानने की नीति से काफी परेशान हुए। 7वें बेड़े के भेजे जाने का उन पर कोई असर न होना भी अमेरिकी नेतृत्व को बहुत खला। 1971 की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय डीजीएमओ द्वारा बनाई गई युद्ध योजना को दिया जाता है, लेकिन इस योजना को अमली जामा पहनाना लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, कैप्टन स्वराज प्रकाश, ग्रुप कैप्टन वॉलेन और ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह के योगदान के बिना नहीं हो सकता था। अर्जुन सुब्रमण्यम लिखते हैं, अगर सगत सिंह ने अखौरा, भैरव बाजार और सिलहट को बाईपास नहीं किया होता या चंदन सिंह ने MI हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों, हथियारों और तोपों को मेघना नदी के पार नहीं पहुंचाया होता या ग्रुप कैप्टन वॉलेन ने अपने पायलटों को तेजगांव हवाई ठिकाने पर डाइव लगाकर हमला करने के लिए नहीं कहा होता या स्वराज प्रकाश और मेजर जनरल ओबान ने करीब करीब आधी डिवीजन भारतीय सेना को चटगांव सेक्टर में नहीं लगाया होता, तो ढाका 16 दिसंबर तक तो नहीं गिर पाता। भारत की जीत का दूसरा बड़ा कारण था मुक्ति बाहिनी का पूरा सहयोग। लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह मेहता कहते हैं, मुक्ति बाहिनी का सबसे बड़ा योगदान था
भारतीय सेना तक खुफिया जानकारी पहुंचाना। अगर हम बांग्लादेश में बिना किसी खुफिया जानकारी के गए होते तो पश्चिमी सेक्टर की तरह वहां भी हम गतिरोध में उलझ जाते। लड़ाई के शुरू के चरण में मुक्ति वाहिनी की वजह से ही हमें पता होता था कि दुश्मन कहाँ है। अगर हमें वो जानकारी नहीं भी होती थी तो हम मुक्ति वाहिनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनके अगले कदम का अंदाजा लगा सकते थे। तैयारी के लिए मिले समय में भारतीय वायुसेना ने कुछ नए हवाई ठिकाने बनाए और अपनी वायु सुरक्षा को और मजबूत किया। दूसरी तरफ 1965 की लड़ाई में ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी तैयारी में ढील बरती और एयर मार्शल नूर खां के प्रयासों के बावजूद अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाए। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल अपनी आत्मकथा माई ईयर्स विद IAF में लिखते हैं, पश्चिमी मोर्चे पर भारत और पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत लगभग बराबर होने के बावजूद भारतीय वायुसेना ने कुल 7,500 उड़ानें भरी, जबकि 1965 में 23 दिनों की लड़ाई में उसने कुल 4,000 उड़ानें भरी थी। भारतीय वायुसेना ने हाजीपीर में पाकिस्तानी आर्टिलरी ब्रिगेड और चंगामंगा जंगल में पाकिस्तानी हथियारों के भंडार पर हमला कर पाकिस्तानी वायुसेना का मनोबल तोड़ दिया। कराची बंदरगाह के पास कियामारी तेल शोधक कारखाने, सिंध में सुई गैस प्लांट, मंगला बांध और अटक तेल शोधक कारखाने पर बमबारी से भी भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। भारतीय नौसेना ने जिस तरह कराची पर हमला करने के लिए मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया, उसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमले के दौरान मिसाइल बोट के चालक दल ने आपस में रूसी भाषा में बात की ताकि पाकिस्तानी उनकी भाषा न समझ सके। पाकिस्तानी नौसेना आक्रामक रणनीति बनाने में असफल रही। वो भारत की एक पनडुब्बी INS खुखरी डुबा पाने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन विक्रांत को डुबोने आई उनकी पनडुब्बी गाजी विशाखापट्टनम के तट के पास खुद ही डूब गई। सैन्य मामलों के विशेषज्ञों के बीच इस बारे में आज भी बहस होती है कि अगर जनरल मानेकशॉ ने अप्रैल में पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने के इंदिरा गांधी के आदेश को मान लिया होता तो क्या हुआ होता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शायद भारत को फायदा हुआ होता, क्योंकि तब तक पाकिस्तान की तैयारी बिल्कुल नहीं के बराबर थी। लेकिन अर्जुन सुब्रमण्यम का मानना है कि अगर ऐसा हो जाता तो भारतीय सेना की आंख और कान का काम करने वाली मुक्ति वाहिनी की मदद उन्हें न मिल पाती। इसका मतलब ये होता कि भारत के फील्ड कमांडर सूचना के अभाव में उसी तरह अंधेरे में तीर चलाते जैसा उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर चलाए थे। उनकी आगे बढ़ने की प्रगति उससे कहीं धीमी हुई होती जितनी वास्तव में हुई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को तंग करने के लिए मुक्ति वाहिनी वहां नहीं होती। दूसरे, इससे भारतीय सेना की आगे बढ़ने की गति भी प्रभावित होती, क्योंकि भारतीय सेना को मॉनसून में लड़ने का तजुर्बा नहीं था। जहां तक बांग्लादेश अभियान के मनोवैज्ञानिक पहलू की बात है, लड़ाई के पहले सप्ताह में ही जनरल नियाजी की विरोध करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो चली थी। तंगेल पैराड्रॉप और ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर MiG-21 और हंटर विमानों के हमले ने नियाजी को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। पाकिस्तानी फील्ड कमांडरों को लगने लगा था कि हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बेहतर है कि वो भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दें। लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह मेहता कहते हैं, अगर सगत सिंह और चंदन सिंह न हुए होते
तो ढाका भी नहीं होता। अगर पूर्वी कमान के मुख्यालय में जनरल जैकब नहीं होते तो पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण नहीं हो पाता। जहां सगत सिंह सैनिक मामलों में जीनियस थे, वहीं जैकब दुश्मन का दिमाग पढ़ने में माहिर थे। मानेकशॉ ने लड़ाई से कई महीने पहले अपने साथ काम कर चुके काबिल अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, मेजर जनरल जैकब, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और मेजर जनरल इंदर गिल को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया था। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल ने भी तेज अफसरों की पहचान कर विनायक मालसे, मैली वॉलन और चंदन सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी। एडमिरल नीलकांता कृष्णन, एसएन कोहली और स्वराज प्रकाश के रूप में एडमिरल नंदा ने चुनिंदा अफसर चुने थे, जो उनकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से सक्षम थे। युवा अफसरों में अरुण खेत्रपाल, होशियार सिंह, निर्मलजीत सिंह सेखों, बहादुर करीम नवीना और डॉन लजारुस ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की थी। जहां तक राजनीतिक नेतृत्व की बात है, इंदिरा गांधी और जगजीवन राम को युद्ध का नेतृत्व करने का कोई अनुभव नहीं था और न ही उन्हें सैनिक मामलों की कोई गहरी समझ थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में सैन्य बलों की बहुत मदद की कि उन्होंने उनके सामने स्पष्ट रूप से राजनीतिक लक्ष्य रखे और सेना प्रमुखों को काम करने की पूरी आज़ादी दी। सेना प्रमुखों ने जो सलाह दी उसे एक विस्तृत रणनीति का हिस्सा बनाया गया। राजनीतिक इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के बीच समुचित तालमेल ने भारत को इस युद्ध में विजयी बनाया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।